तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। बहुत से लोगों के मैंने मेल देखे जिसमें उन्होंने कमेंट्स लिखा था कि सैटरडे को आप कुछ उदास थे या आप उस तरीके से कहानी नहीं सुना रहे थे। तो असल में मैं उसके बारे में ही आपको बताता हूँ। हमारे एक बड़े सीनियर कैमरामैन जिनके साथ मैंने सैकड़ों शूट किया, राजू भाई, मतलब हर दिल अजीज़, हर एक उनको प्यार करता, बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान, जिनसे मैंने ख़ास तौर पर टीवी में मैं नया आया था और उनके साथ बहुत सारे उस वक्त जुर्म की शुरुआत हुई थी। तो जंगल में दो बजे रात तक शूट करना, तो उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। सैटरडे को उनको अचानक, बिल्कुल ठीक थे, दफ्तर आए थे फ्राइडे को, और दफ्तर आने के बाद उन्होंने 9 बजे का बुलेटिन भी निकाला, शूट किया, फिर घर गए और फिर उनकी तबीयत बिगड़ी। उसके बाद सुबह ले जाया गया हॉस्पिटल। डॉक्टर ने कहा कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, लेकिन फिर रात को सैटरडे नाइट उनकी डेथ हो गई। तो पूरा दफ्तर यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि एक शख्स जो अभी दफ्तर आया, जिसने सारा काम किया, बुलेटिन निकाला, सबसे मिलकर गया, हंसते हुए गया, और अचानक 24 घंटे के अंदर ऐसा हो सकता है। तो ऊपर वाले से यही दुआ है कि राजू भाई की आत्मा को शांति दे, घर वालों को सब्र दे। उनका एक बेटा और बेटी और पत्नी है। साल भर पहले ही उनकी मदर की भी डेथ हुई थी, फिर सिस्टर की डेथ हुई थी, और दिसंबर के महीने में ही उनकी मदर की डेथ हुई थी, और ये दिसंबर का ही महीना था। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। ये भी सीखा कि काम आप कैसा भी करते हो, ज़मीन पर पैर होना चाहिए, कैसे सीनियर से बात करनी चाहिए, जूनियर से कैसे प्यार से बात करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, चीखना नहीं चाहिए, और जिसका जो काम है उसको उस काम को आज़ादी से करने देना चाहिए, उसमें दखल नहीं देना चाहिए। एक उनका हमेशा याद रहता था, जब मैं शुरू आया था तो मुझे टीवी के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, तो जंगल में शूट करते थे। अब जंगल अंधेरा है, वहाँ लाइटिंग करनी है। वो लाइटिंग के उस्ताद माने जाते थे हमारे इस पूरे आज तक ग्रुप में। उनसे बेहतर लाइटिंग किसी को नहीं आती थी। तो जब शूट करते थे तो अचानक एक आवाज़ आती थी राजू भाई की कि बेबी की मुंडी काट के डाल दे। अब मैं सोचता था कि ये क्या बोल रहे हैं। एक तो वैसे ही क्राइम जुर्म का शूट, ऊपर से बेबी और बेबी की मुंडी काट के। तो पता चला बेबी एक लाइट का नाम है, और लाइट को जैसे आप रखते हैं, एंगल देते हैं दाएं बाएं ऊपर नीचे, तो लाइट सही जगह पे डालने के लिए फिर ये है कि उसको थोड़ा सा आप लाइट के नीचे जो जगह है उसको थोड़ा ऊपर नीचे आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो उनके अपने शब्द थे कि इस बेबी की मुंडी काट के थोड़ा इधर उधर कर दे। तो एक अजीब सी थी, जो फिर हमेशा हम लोग उसके ऊपर हंसते भी थे, बात भी करते थे। लेकिन यही ज़िंदगी है। पूरा दफ्तर जो है अभी भी उबर नहीं पाया इन चीज़ों से। कल उनका अंतिम संस्कार था, और हमारे तमाम जितने कैमरामैन, न सिर्फ हमारे ग्रुप के, दिल्ली में जितने मौजूद थे सभी वहाँ पर थे। और बस यही है कि ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। तो कई लोगों ने ये पकड़ा, सैटरडे को मैंने जब मेल पढ़ा तो मुझे लगा कि शायद सही सोचा आप लोगों ने। खैर, इस दुनिया का यही दस्तूर है, यही सच है। जो आया है वो जाएगा, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, और हर एक हम सबको एक दिन जाना है। बट ये है कि ऊपर वाला सबको अच्छा रखे, और जब जाए तो फिर लोग उसको याद रखें, उसकी तारीफ़ करें। और राजू भाई उन्हीं जैसे में से एक थे, जिनके साथ शायद किसी को कोई दुश्मनी नहीं, हर एक को प्यार करता, इज़्ज़त देता था, रिस्पेक्ट देता था। चाहे जितने बड़े सीनियर हों वो भी रिस्पेक्ट देते थे। हम लोगों के लिए तो खैर वो एक आदर्श थे, गुरु थे। तो अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज की कहानी 90 के दशक की कर्नाटक की कहानी है। शायद एक वेब सीरीज़ या कुछ आने वाला है इस पर। जैक द रीपर की कहानी मैंने आपको सुनाई है। लंदन का एक सीरियल किलर जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। इंडिया में अगर किसी को जैक द रीपर का नाम दिया गया है तो इसी कहानी के विलन को दिया गया है। उमेश रेड्डी इस कहानी का विलन है। एक ऐसा विलन, फिर वहाँ पे बात हमारे कानून की भी आती है। बरसों हो गए, इंतज़ार कर रहा है कि वो कब फांसी पे चढ़ेगा, लेकिन वो तारीख ही नहीं आ रही है जिस तारीख पर उसको फांसी पे चढ़ाया जाए। ये वो सीरियल किलर है जो एक तरह से दिमागी रूप से उसके बारे में क्या कहें। कुछ एक नया शब्द आया था कि ये ट्रांस ड्रेसर है, मतलब अपोजिट सेक्स के कपड़े पहनने का जिसको शौक होता है। तो ये लड़कियों के, महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पहना करता था। बल्कि जब कई बार गिरफ्तार हुआ और पुलिस ने तलाशी ली तो अंडरगारमेंट्स अंदर
महिलाओं के ही पहने हुआ था। जब इसके घर पे दबिश दी गई, वहाँ से कपड़ों का गट्ठर मिला जिसमें सारे महिलाओं के अंडरगारमेंट्स और कपड़े थे। 3-4 बार पुलिस को चकमा देकर ये भागा, और जब जब ये भागा पुलिस कस्टडी से, इसने तब 2-3 और मर्डर और रेप किए। तो अगर पुलिस की भी लापरवाही ना होती, इसको ढंग से पकड़ा रहा होता, तो शायद 8-10 लोगों की तो जान बच जाती। गुजरात, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, इन सब जगहों पे इसने वारदात की। बाकायदा CRPF में नौकरी की, उसके बाद भाग कर आया। फिर एक और जगह पे इसने DAR में काम किया, डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड जो रिजर्व, और वहाँ से निकला हुआ एक शख्स इस देश का जैक द रिपर बनता है। तो आज की कहानी इसी जैक द रिपर यानी उमेश रेड्डी की कहानी। हालांकि उसके बहुत सारे नाम हैं, कुछ लोग उमेश रेड्डी कहते हैं, कुछ उसका नाम राजुलू रखते हैं, कुछ रमेश रखते हैं, कुछ वेंकटेश रखते हैं। 1959 में उमेश रेड्डी का जन्म कर्नाटक के चित्रदुर्ग इलाके में होता है। इसके बाद उसकी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा कहानी सामने नहीं आती। ये बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद इसकी नौकरी CRPF में गार्ड के तौर पर लग जाती है। CRPF में नौकरी लगने के बाद इसकी पोस्टिंग होती है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ये कमांडेंट हाउस में गार्ड के तौर पर काम कर रहा होता है। पहला जुर्म उसने वहीं किया। उस कमांडेंट हाउस में एक CRPF के सीनियर अफसर की बेटी के साथ इसने रेप करने की कोशिश की। इत्तेफाक से कुछ लोगों ने देख लिया, शोर हुआ। वहाँ पे वैसे ही सिक्योरिटी रहती है, CRPF सारी चीज़ें। तो इसे मौके से ही रंगे हाथ पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद अब इसके ऊपर इसको पुलिस और बाकी जगह भेजना ही था, लेकिन पहली बार ही पहला जुर्म करने के बाद वो भी CRPF की कस्टडी से ये भाग निकला। CRPF ढूंढती रही, फिर इसका कोई सुराग नहीं मिला। ये भाग कर कर्नाटक आ गया। कर्नाटक आने के बाद 1996 में इसने DAR यानी कि डिस्ट्रिक्ट आर्म रिजर्व फोर्स ज्वाइन किया। अब इसने अपना नाम, पता, हुलिया, आइडेंटिटी सब छुपाई, तभी इसको ये नई नौकरी मिली, वरना CRPF में ये वांटेड था। और उस वक्त 1996 की बात है, शायद इतनी ज़्यादा इसकी आईडी और इसके बारे में इतनी जांच और ये सारी चीज़ें की नहीं गई। तो बड़ी आराम से ये CRPF में क्राइम करने के बाद DAR में आकर नौकरी करने लगा। DAR में नौकरी करने के बाद अब इसके दिमाग में वही था कि बस मुझे रेप करना है और मर्डर करना है। इस शुरुआत से ही इसके दिमाग में ये खुराफात चलता था। इस नौकरी के दौरान अब उसने पहले रेकी करनी शुरू की। रेकी करनी शुरू की तो इसे एक बात पता चली कि जो ज़्यादातर लोग हैं, ख़ासतौर पर इस वक्त बेंगलोर के अब इर्द गिर्द ही आ गया, तो उसे पता चला कि ज़्यादातर लोग ऑफिस चले जाते हैं, दुकान चले जाते हैं, काम पे चले जाते हैं, और घर में महिलाएं अकेली होती हैं। तो 11 से 3 का ये जो टाइम हो, उसमें बहुत सारे घरों में महिलाएं अकेले होती हैं। उनके पति, उनके बच्चे काम पे चले जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं। उसने 11 से 3 का ही ये समय फिक्स किया अपने शिकार के लिए, और इसके बाद ये किसी न किसी घर में, जहाँ पहले ये दिन में रेकी करता, पता कर लेता कि इस घर में ये महिला अकेली है। उसके बाद ये वहाँ पहुँचता। पहुँचने के बाद पता पूछने के बहाने किसी फर्जी नाम लेता कि यहाँ कहाँ रहते हैं या पानी प्यास लगी है। जैसे ही महिला दरवाज़ा खोलती, ये अंदर दाखिल होता, चाकू की नोक पर फिर उसका रेप करता, फिर उसे मर्डर कर देता उसका। और जाते आते कुछ गहने वहने लूट के चला जाता, ताकि पुलिस को ये लगे कि ये मामला लूटपाट का है। इसने एक के बाद एक ऐसी कई वारदातों को अंजाम दिया, लेकिन कड़ियाँ पुलिस जोड़ नहीं पा रही थी, इसलिए अब तक पता नहीं था कि इस शहर में एक सीरियल रेपिस्ट या किलर घूम रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब ऐसे इंसिडेंट बढ़ने लगे, तो कहते हैं बेंगलोर के आसपास लोगों में एक दहशत फैल गई। लोग अनजान आदमियों को, ख़ासतौर पर दिन में 11 से 3, चूँकि ज़्यादातर वारदात हुई, घरों के दरवाजे बंद रखो, घरों के दरवाज़ों को मजबूत बनाया गया, और ये था कि किसी भी अनजान शख्स के लिए दरवाज़ा न खोलो। दहशत इतनी थी। इधर पुलिस के ऊपर भी दबाव था, एक के बाद एक वारदात हो रही थी। अब ये करता रहा ये सारी चीज़ें, वारदात, लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया था। फिर इसने 1996 में ही, जब DAR में नौकरी लगी, वहीं एक लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की, लेकिन इत्तेफाक से उस लड़की के हाथ में एक पत्थर आ गया और उसने उस पत्थर से निशाना लगाया। उसे चोट लगी, वो गिरा, और इतना मौका मिला कि वो लड़की वहाँ से भाग गई। उसकी आबरू भी बच गई और जान भी बच गई। लेकिन इसके 2 दिन बाद ही उसने उसी इलाके में 6 दिसंबर 1996 को
एक 16 साल की लड़की को अकेला पाकर उसके साथ रेप किया और फिर उसे मार डाला। भले मारा नहीं, उसका रेप किया। रेप करने के बाद वो भाग गया। अब वो चला गया वापस। अच्छा, ये एक इंसिडेंट करता और उसके बाद ड्यूटी भी ज्वाइन कर लेता। लगभग कई महीने बीत गए। उसके बाद अचानक एक दिन वहां पे एक परेड चल रहा था जिसमें ये डीआरए की टीम भी थी, डीआर के, और उसका ये मुलाजिम था। अब उस परेड में ये भी मौजूद था। तो जब, बल्कि दिसंबर में हुआ था, जनवरी की बात है, 26 जनवरी, महीने भर के अंदर, 1 महीना और 20 दिन। तो उस परेड में ये था और इत्तेफाक से वो लड़की उस परेड में थी जिसका रेप हुआ था। परेड में उसने उसको देखा कि ये तो उसका रेपिस्ट, उसका बलात्कारी है। उसे यकीन नहीं हुआ। 16 साल की लड़की। उसने फ़ौरन वहाँ पे जो मौजूद थे सिक्योरिटी स्टाफ और ये लोग, उनको बताया कि मेरा रेप हुआ और इस रेप में शामिल एक शख्स यहाँ परेड में हिस्सा ले रहा है। बात लोगों को अजीब लगी, लेकिन उन्होंने पकड़ा। ये पहली गिरफ्तारी थी उसकी, अब कश्मीर से बाहर आने के बाद। अब इसके बाद उसको पकड़ने के बाद पहले तो डीआर से नौकरी से निकाल दी गई और फिर 1997 में कोर्ट के आदेश पर इसको बेल्लारी जेल में ट्रांसफ़र किया गया। लेकिन जब ये बेल्लारी जेल में ट्रांसफ़र किया जा रहा था, पुलिस को चकमा देकर भाग निकला, पुलिस की वैन से ही। कैसे भागा? उसने पुलिस वालों को रास्ते में लालच दिया। उसने कहा कि चिकन और ये सब खिलाएंगे, दारू पिलाएंगे, किसी ढाबे पे रोको, मैं भी खाऊंगा, पैसे हैं। पुलिस वाले रोक दिए, हाथ में हथकड़ियाँ थीं। उसके बाद इसने कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है, हथकड़ी खोल दो। पुलिस वाले खाने में मगन, और ये वहाँ से अचानक हथकड़ी खुलते ही 1 2 3, तो ये वहाँ से दूसरी बार भागा। पहली बार सीआरपीएफ की कैद से भागा था और अब यहाँ से भागने के बाद अब ये बड़ौदा पहुँच गया। बड़ौदा में जाने के बाद इसने 3 अलग अलग लड़कियों को 10-15 दिन के अंदर अंदर उनका रेप किया और उनका मर्डर किया। अब ये करता रहा, फिर बड़ौदा से इधर उधर भटका, फिर ये वापस कर्नाटक पहुंच गया। कर्नाटक आने के बाद एक यहाँ अजीब सी चीज़ हो रही थी। बेंगलोर के इर्द गिर्द पुलिस के पास कुछ कंप्लेंट आ रहे थे। कंप्लेंट ये था कि बहुत सारी जो महिलाएं और लड़कियां अपने कपड़े सूखने के लिए डालती हैं बाहर आंगन में, छतों पर, तो उन महिलाओं और लड़कियों के अंडरगारमेंट्स गायब हो रहे हैं कपड़ा सुखाते वक्त। अब ये बड़ी अजीब सी कंप्लेंट भी थी और पुलिस के लिए वो बड़ी अजीब थी कि ये मामला क्या है। अब पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तक उमेश रेड्डी की वो सच्चाई भी नहीं पता थी पुलिस को। तो अब जब ये आया कि अंडरगारमेंट्स चोरी हो रहे हैं, इसी के बाद पुलिस ने कहा कि चलो पता करते हैं कि कौन लोग हैं। तो इस मामले में अचानक एक जगह पर ये चोरी कर रहा था और ऐसे ही लोगों को शक हुआ, तो वो छत के ऊपर था, तो देखा कि छत पे कोई आ गया है। इसने छत से छलांग मार दी बचने के लिए। छलांग मारी तो इसका पैर मुड़ गया। पैर मुड़ गया तो अब ये दौड़ नहीं सकता था। तब तक आस पड़ोस के लोग नज़दीक आ गए, ऊपर से महिला चिल्ला रही है। इन लोगों ने इसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस उसको थाने ले गई। जब थाने ले जाके उससे पूछताछ हुई तो ये था कि अब चूँकि अंडरगारमेंट की चोरी हो रही है, तो पुलिस ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे। पहले तो ये मना करता रहा, फिर पुलिस ने कहा कि अच्छा तो अपने कपड़े उतारो। जब उसने अपनी पैंट उतारी तो पुलिस ने देखा कि ये लड़कियों के अंडरगारमेंट्स पहने हुआ है। अब पुलिस को बड़ा अजीब लगा। फिर पुलिस ने उसका घर पूछा। उसके बाद घर पे पुलिस ने दबिश दी। वहाँ कपड़ों की एक गठरी मिली और उसमें सारे लड़कियों के अंडरगारमेंट्स रखे थे। अब पुलिस को ये लगा। इसके बाद फिर पुराने केसेस जो थे, फिर पता चला कि ये वो है जो भागा था, डीआर में काम करता था। तो इसको फिर, हालांकि इसने शुरुआत में जब पकड़ा गया तो इसने अपना नाम बताया वो कुछ और, कि मेरा नाम रमेश है, लेकिन फिर ये सारी चीज़ें और पुराने केस खुले तो पता चला कि नहीं, ये तो रेड्डी है और कई रेप और मर्डर केसेस में वांटेड है। तो फिर इसको पकड़कर अब पुलिस ने अदालत के सामने पेश किया और पेश करने के बाद इसको जेल में भेज दिया गया। जेल जाने के बाद अब ये एक बार फिर से बाहर निकलता है पेशी के लिए और पुलिस की हिरासत से भाग जाता है। अब पुलिस परेशान कि ये मामला क्या है, ये बार बार भाग रहा है। उधर लोगों में ये है कि एक सीरियल रेपिस्ट, सीरियल किलर जैक द रिपर अब तक नाम दिया गया है और ये इस तरीके से यहाँ से भाग रहा है। तो पुलिस की लापरवाही पर भी उंगलियाँ उठी। लेकिन भागने के बाद उसने फिर एक रेप किया और फिर मर्डर किया। इस दौरान में उसने एक इनकम टैक्स के बड़े अफसर की वाइफ का भी मर्डर किया। अब जब ये इनकम टैक्स की वाइफ की मर्डर की खबर आई तो फिर और भी ज़्यादा सनसनीखेज खबर बन गई, हेडलाइन खबर चल रही है। तो अब ये हुआ कि इसके पीछे लोग पड़ गए।
लेकिन अब ये 1999 में भागा था आखिरी बार। अब इसके बाद इसको पुलिस तलाश रही है, मिल नहीं रहा है। लेकिन फिर इसके बाद पुलिस ने इसको एक बार और पकड़ा और इस बार एक रेप और मर्डर करने के बाद जा रहा था। और इस दौरान में इसकी इतनी दहशत हो गई थी कि बहुत सारी जगह पे इसकी तस्वीरें पुलिस ने अब छपवा कर पोस्टर चिपकवा दिए थे। तो उधर पुलिस की मुसीबत ये हो गई कि जैसे ही ज़रा सी भी किसी की शक्ल हूबहू उमेश रेड्डी से मिलती, वो लोग पुलिस को फ़ोन मिला देते, घंटी बजने लगती और कहते कि हमने यहाँ देखा। पुलिस की टीम अलग अलग इलाकों में पहुँच रही, पता चल रहा है कि दिखने में तो वैसा है लेकिन ये वो शख्स नहीं है। तो यहाँ पुलिस की मुश्किल ये भी थी। और ये जब जब कस्टडी से भागता तब तब रेप करता और मर्डर करता। 17 मई 2002 आखिरी बार ये गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तारी भी उसकी ऐसी हुई कि एक ट्रेन से बेंगलुरु पहुंचा। चूंकि ये क्राइम करने के बाद कुछ दिन के लिए फिर बेंगलुरु से निकल जाता है, इधर उधर भागता, गुजरात जाता और कहीं जाता। तो हमेशा वारदात करने के बाद पुलिस को चकमा देने के लिए बेंगलुरु छोड़ देता, लेकिन फिर मामला ठंडा होते ही वापस आ जाता। ऐसे ही 17 मई 2002 को ये वापस कुछ दिन बाहर रहने के बाद बेंगलुरु लौट रहा था ट्रेन से लौटने के बाद ये यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पे उतरता है। और यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद क्लॉक रूम में स्टेशन पर ही अपना सामान जाकर जमा कर देता है। सामान जमा करने के बाद रात के करीब 8 बजे का वक्त था। स्टेशन से बाहर निकला, इसे अपने थोड़े अब हुलिया चेंज करना था, बाल बाल कटाने थे, शेप बनाना था। तो स्टेशन के बाहर ही एक सैलून था, उस सैलून में ये पहुंच जाता है और वहाँ अपने बाल बाल कटा रहा होता है। लेकिन तभी एक ऑटो ड्राइवर ने उसको सैलून के अंदर जब दाखिल होते हुए देखा तो उसे लगा कि ये वही उमेश रेड्डी है, क्योंकि अब तक उसके पोस्टर सारी जगह पे बट रहे थे। उसके नाम की इतनी दहशत हो चुकी थी कि महिलाएं घर में दिन में अकेले किसी को घर में अपने अनजान शख्स को घुसने तक नहीं देती थी। तो उस ऑटो ड्राइवर ने फ़ौरन ने नज़दीक में एक पुलिस वाला था, उसको इन्फॉर्म किया कि जिस उमेश रेड्डी की तलाश है वो सैलून में बैठा हुआ है। अब पुलिस वालों को पता चला तो वो फ़ौरन एक पूरी टीम आनन फानन में पहुंचती है और सैलून में घेर कर उमेश रेड्डी को गिरफ्तार कर लेती है। 2002 में उसकी गिरफ्तारी हुई और शुक्र है कि उसके बाद फिर वो कभी जेल से नहीं भागा। 2002 में गिरफ्तार होने के बाद जब उससे पूछताछ हुई तो उसने एक्सेप्ट किया कि उसे जो याद है जो उसने कहा कि उसने करीब 20 महिलाओं और लड़कियों को मारा और उनका रेप किया। कुछ को तो मारने के बाद भी रेप किया, मतलब मुर्दे के साथ। उससे पूछा गया तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा मुझे नहीं मालूम, बस मुझे अचानक एक अंदर से कुछ जानवर जैसा जागता था और बस मैं निकल पड़ता था शिकार की तलाश में। तो महिलाओं के कपड़े क्यों पहनते थे? उसने कहा मुझे अच्छे लगते थे, मुझे ये अट्रैक्ट करते थे और इसीलिए मैं हमेशा, मतलब बरसों हो गए अब, मैं अंडरगारमेंट्स महिलाओं के ही पहनता हूँ और वो भी खरीद कर कभी नहीं, या तो चुरा कर। और उनमें से ज़्यादातर अंडरगारमेंट्स वो थे जो इसकी शिकार बनी थी। जिन महिलाओं और लड़कियों का इसने रेप और मर्डर किया वो उनके अंडरगारमेंट्स निशानी के तौर पर अपने साथ ले जाता था और फिर उन्हें वो पहनता था। तो ये जब जब गिरफ्तार हुआ तब तब इसने हमेशा लड़कियों या महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पहन रखे थे। इसको देखते हुए मनोवैज्ञानिक और बाकी लोगों ने राय दी। उसने कहा कि इस शख्स का समाज में खुलेआम घूमना बड़ा ख़तरनाक है और इसीलिए फिर कोर्ट ने इस मामले में, पुलिस ने एक मजबूत केस तैयार किया। 26 अक्टूबर 2006 को बेंगलुरु फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पहली बार अपना फैसला सुनाया। हालांकि 20 कत्ल के बाद उसने कबूल की, लेकिन पुलिस सबूत सिर्फ 9 मामलों की जुटा पाई। हालांकि पुलिस का मानना था कि 20 उसने कहा मुझे याद है, ये फिगर शायद 30, 40, 50 तक जा सकती है, लेकिन वो उसे याद नहीं। और पुलिस इस 20 में भी सिर्फ 9 केस स्टडी के ऊपर ही काम कर पाई और वो 9 के बारे में फुल सबूत अदालत में उसने दाखिल किया। उन सबूतों को देखते हुए 20 में से 9 कत्ल और रेप को देखते हुए 26 अक्टूबर 2006 को बेंगलुरु फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उमेश रेड्डी को फांसी की सज़ा सुनाई। इसके बाद हालांकि उसने तब अदालत में कहा कि मैं ये सब कुछ पैसे की खातिर करता था, मैं रेप और उसके लिए नहीं करता था, मेरी माँ बीमार थी, मुझे पैसे चाहिए। लेकिन अदालत ने कहा कि तुम जब जब पुलिस कस्टडी से भागे 3-4 बार, तब तक तुमने रेप भी किया और मर्डर भी किया। अगर खाली मर्डर हो तो और लूटपाट हो तो समझ में आता है कि तुम्हारा मोटिव कुछ और है, लेकिन अगर माँ की मदद करनी और पैसे चाहिए तो फिर रेप क्यों? ये बात कन्विंस नहीं हो पाई अदालत और इसीलिए उसे सजाए मौत हुई। 6 में ये आया फास्ट ट्रैक कोर्ट का मामला। इसके बाद मामला 2007 में कर्नाटक हाई कोर्ट में पहुंचा। कर्नाटक हाई कोर्ट में 2 जजों की
डिवीज़न बेंच के पास ये मामला पहुंचा। अब दोनों जो जज थे, इसे फांसी देनी है कि नहीं देनी है, इस पर उनकी राय बटी हुई थी। एक की थी कि देनी चाहिए और एक की थी कि नहीं, इसको उम्र कैद में बदल देनी चाहिए। तो जब दो जजों की या किसी भी कोर्ट में जजों की जब राय बदल जाती है, मतलब आपस में नहीं मिलती है, और अगर वो टाई हो जाए या फिर डिफरेंट हो, तो फिर बड़ी बेंच के पास मामले को भेजा जाता है। अब यहाँ दोनों जजों का फैसला, एक कह रहे हैं उम्र कैद, एक कह रहे हैं फांसी, तो फैसला हो नहीं पाया। तो इसके बाद 3 जजों की हाई कोर्ट की बेंच को ये मामला सौंपा गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उमेश रेड्डी को फांसी की सज़ा सुनाई दी है, आपका क्या कहना है। तो 3 जजों की जब बेंच के पास ये मामला गया, तो 3 जजों की बेंच ने बहुमत से 3-0 से उमेश रेड्डी के गुनाहों को देखते हुए उसे फांसी की सज़ा देने के निचली अदालत के फैसले पर मुहर लगा दी और कहा कि इसकी मतलब सज़ा घटाने का कोई मतलब नहीं बनता, इसे सज़ाए मौत ही मिलनी चाहिए। इस फैसले के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में 1 फरवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और उमेश रेड्डी को फांसी की सज़ा सुनाई। यानी कि 2006 में लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया, 2007 में हाई कोर्ट ने और 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने। तो कुल मिलाकर 5 साल में देश की तीनों अदालतों ने फांसी की सज़ा पर मुहर लगाई। अब आखिरी रास्ता था इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसने मर्सी के लिए, इसकी मां ने मर्सी पिटीशन दाखिल की। लेकिन 2013 में यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 2 साल के बाद, तब प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, उन्होंने इस मर्सी पिटीशन को खारिज कर दिया और इसकी फांसी की सज़ा को बरकरार रखी। लेकिन इसके बाद इस सज़ा के या इस पिटीशन के खारिज होने के बाद 2016 में उसने फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन दाखिल की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। अब लगभग ये साफ हो गया था, सब कुछ क्लियर है कि फांसी होगी। तभी इसने एक और चाल चली, इसने हाई कोर्ट में एक और पिटीशन लगाई और पिटीशन ये थी कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो इसी वजह से ये सारे रेप मर्डर करता था। लेकिन कोर्ट ने फिर सारे मेडिकल और ये सारे रिपोर्ट मंगाए, दस्तावेज देखे और 2021 में उसकी उस अपील को भी खारिज कर दिया 2021 में। अभी हम 2022 में बैठे। अब सारे कानूनी रास्ते, सारी चीज़ें बंद हो गई थी, लेकिन फिर इसने एक और स्पेशल अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट में 2020 की शुरुआत में। और ये जो हाई कोर्ट पे उसने कहा था कि मानसिक हालत उसकी ठीक नहीं है, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, ये उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है, अभी फैसला नहीं आया और ये वहीं कर्नाटक में जेल में बंद है उमेश रेड्डी। तो जो फैसला 2006 से 11 तक देश की तमाम अदालतों ने दे दिया, 13 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसकी दया याचिका खारिज कर दी। फिर उसने कानून का अलग अलग सहारा लिया, खेल खेला और आज मतलब 13 के बाद आज कितने 9 साल हो गए हैं, अभी भी उसकी एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लटकी हुई है और इसीलिए उमेश रेड्डी को फांसी नहीं दी जा सकी। मतलब जो इंडियन जैक द रिपर, जिसकी वजह से एक ज़माने में बेंगलोर में दहशत का आलम था, वो शख्स जिसको 2002 में गिरफ्तार किया गया, 20 साल हो गए उस हिसाब से अगर आप देखें, 20 ईयर्स, 20 साल में भी उसके गुनाहों की सज़ा अब तक नहीं दी जा सकी। कई बार कानून और सुस्त रफ्तारी और इस तरह के फैसलों में देरी को लेकर हम लोग उंगलियां उठाते रहते हैं। ये केस बिल्कुल फिट बैठता है कि 20 साल हो गए और 20 साल में एक ऐसा शख्स जो खुद कबूल करता है कि उसने 20 से ज़्यादा लड़कियों और महिलाओं का रेप और कत्ल किया, उसे फांसी पर चढ़ाया नहीं जा सका है। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज हार्दिक हरसोत, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे हार्दिक। साथ ही राशिदा रहमती, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे राशिदा जी। और ये मोहम्मद आरिफ अली की वाइफ हैं। कुमार मंगलम, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कुमार मंगलम साहब। और ये सावन शाह ने भेजा है। इसके अलावा आदित्य यादव का भी बर्थडे है आज, तो हैप्पी बर्थडे आदित्य। और अंशु यादव ने भेजा है। गोलू मेहर गुवाईडान, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे गोलू मेहर। और निर्मल टहड्डा ने भेजा है। साथ ही रोशन निकम का भी बर्थडे, लेकिन 4th को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और पीयूष तिवारी ने भेजा है। लालजी यादव, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। और ये 16 साल के हो गए, तो इनको भी जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक लाल जी। चारू उर्फ हृदय, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे चारू। और ये आकाश सिंह ने भेजा है। गणेश शर्मा,
ये बीकानेर से, इनका 3 दिसंबर को बर्थडे था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे गणेश। साथ ही आशीष जैन का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आशीष। इसके अलावा मीना वारले, इनका भी बर्थडे है, बल्कि इनका बर्थडे शायद कल है, तो हैप्पी बर्थडे एडवांस में मीना जी। और ये विनय कुमार बारले की वाइफ हैं और साथ ही इनकी बेटी हैं महक। इसके अलावा मुकुल शर्मा, इन्होंने इस उमेश रेड्डी कहानी की फरमाइश की और मुकुल जी आपकी फरमाइश पूरी हो गई। साथ ही आसिफ निज़ाम अंसारी, इन्होंने कहा कि आप कहानी में डेट और टाइम क्यों नहीं देते, तो कहानी में एपिसोड नंबर होता है, उससे आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा दीपक से बोल करके अगर डेट भी जा सके। प्रवीण डाबर, इन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत जगह ढूंढा, ये समझ में नहीं आया कि आफ्ताब कैसे पकड़ा गया श्रद्धा केस में। तो आफ्ताब ऐसे पकड़ा गया था प्रवीण साहब की श्रद्धा के पिता ने एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी, फिर उसके बाद महरौली पुलिस स्टेशन में उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई और उन्होंने बताया कि वो आफ्ताब के साथ रहती है, आफ्ताब का मोबाइल नंबर दिया। उन्होंने ये भी बताया कि आफ्ताब यहाँ महरौली के छतरपुर पहाड़ी इलाके में रहता है। पुलिस ने आफ्ताब के नंबर के ज़रिए आफ्ताब के घर का लोकेशन निकाला और फिर महरौली पुलिस उस घर में गई और फिर आफ्ताब को गिरफ्तार किया और तब आफ्ताब ने खुलासा किया। शानू यादव, इसके अलावा गौरव गुप्ता कोलकाता से हैं, थैंक यू सो मच। नौशाद प्रेमनगर से, रमेश राजस्थान से, जकी अहमद, थैंक यू सो मच आपके इस मेल के लिए। और सावन वर्मा, इसके अलावा डॉक्टर अनुभव शर्मा, थैंक यू सो मच डॉक्टर अनुभव साहब, मशकत से हैं ये। शाह फैसल, थैंक यू आपका भी। रचपाल सिंह सैनी, थैंक यू आपका भी। त्रिशूल नयत्रमणि, एक कहानी की फरमाइश की उन्होंने। मनोज राठौड़ ने भी एक कहानी की फरमाइश की और इसके अलावा प्रतीक जोरा, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की, कनाडा से ही है, थैंक यू सो मच आपके इस मेल के लिए प्रतीक साहब। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच।